नमस्कार दोस्तों, एमिनेक्स स्टडी चैनल पर स्वागत है आपका। मैं महेंद्र सर आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। देखो अपनी ये हिस्ट्री की है ना 4th क्लास है, तो अपन ने देखो अभी तक है ना आधुनिक भारत स्टार्ट करा था। मॉडर्न हिस्ट्री से अपन बात कर रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो अपन ने उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य पढ़ लिया। उसके बाद में फिर अपन ने देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करी थी। अब जो अपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में देखो पुर्तगाली तक पढ़ लिया था, मतलब जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। तो सबसे पहले है ना पुर्तगाली कंपनियों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे तो जो भी अपने जैसे फ्रांसीसी कंपनी बच रही है, अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे, और जो डेन कंपनी तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अपने क्या टॉपिक चल रहा था, देखो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन मतलब जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में किस तरीके से आई थी। तो थोड़ा सा अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। देखो अपन एक सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई थी, देखो पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। उसके बाद अपन सेकंड बात करें तो सेकंड नंबर पे आए थे देखो डच। उसके बाद में अपन तीसरी बात करें तो तीसरे नंबर पे आए थे देखो अपने अंग्रेज मतलब ब्रिटिश। और फोर्थ नंबर की बात करें अपन तो फोर्थ नंबर पे देखो अपने फ्रांसीसी। तो देखो यहाँ तक अपन ने मतलब सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। डच के बारे में अपन अभी बात करेंगे, अंग्रेज के बारे में, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपन बात करेंगे, और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन ने पुर्तगालियों का तो पूरा मैटर पढ़ ही लिया था। अब देखो अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो अपने जो भी बच रहा है अभी तक उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सेकेंड नंबर देखते हैं अपन डच। अब देखो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ये सरकार के नियंत्रण में कार्य करती थी। सबसे पहले तो याद रखना सरकार के नियंत्रण में, क्योंकि सबसे पहले देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, देखो एक स्वतंत्र कंपनी थी। इसका मतलब ये सरकार के माध्यम से नहीं चलती थी, मतलब इसका जो पावर था, नियंत्रण था, वो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही था। तो सबसे पहले तो आप याद रखना जो डच कंपनी थी वो देखो सरकार के नियंत्रण में थी। और डच सरकार ने देखो इसके लिए 17 सदस्यीय बोर्ड गठित कर रखी थी। मतलब एक बोर्ड का गठन कर रखा था, 17 सदस्य थे उसमें, और उसी के माध्यम से ये कंपनी संचालित होती थी। अब देखो इसके और क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस तरीके से प्रवेश करा था, मतलब किस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रवेश करा था। जैसे अपन ने पुर्तगालियों की बात करी तो पुर्तगालियों ने क्या करा था, देखो मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए अपने भारत में प्रवेश करा था। तो उसी तरीके से देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने देखो निर्यात के रूप में किसे अपनाया था, निर्यात के रूप में देखो सूती वस्त्रों को अपनाया था। जो सूती वस्त्र थे तो सूती वस्त्रों को देखते हुए इन्होंने भारत में प्रवेश करा था। और सबसे पहले जो सूती वस्त्र को वस्तु के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, वो वस्तु के रूप में मान्यता किसने दी थी, देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी थी। तो ध्यान से याद रखना कि जो मतलब डच कंपनी थी तो इसने क्या करा था, देखो भारत में इसके आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो सूती वस्त्रों का निर्यात करना। और सूती वस्त्रों को जब ये निर्यात करते हैं तो उसी के माध्यम से देखो एक इसको वस्तु के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। दूसरी ओर बात करें अपन तो देखो जो डच कंपनी थी तो उसका मुख्यालय देखो एक जगह याद रखना, एक स्थान का नाम बताता हूं मैं आपको, बाटविया। और ये बाटविया कहाँ पे पड़ता है, देखो इंडोनेशिया में। ये बाटविया कहाँ पे पड़ता है, देखो इंडोनेशिया में। तो ध्यान से याद रखना आप, जो डच कंपनी थी उस डच कंपनी का जो मुख्यालय था वो देखो बाटविया जगह का नाम याद रखना। और बाटविया कहाँ पे पड़ता है, देखो इंडोनेशिया में। तो देखो यहाँ से है ना डच कंपनी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि डच कंपनी थी उसके ऊपर वहां की सरकार का नियंत्रण था, मतलब वो खुद सर्वे सर्वा नहीं थी, उनकी जो सरकार थी
तो वो सरकार कंपनी को चलाती थी और सरकार ने देखो 17 सदस्यीय बोर्ड गठित कर रखी थी। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपने मतलब जैसे गवर्नर जनरल वगैरह होता है तो एक बोर्ड बना रखी थी और उसी बोर्ड के माध्यम से यहाँ की ये कंपनी मतलब भारत में शासन करती थी। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्ट याद रखना आप, अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि डच व्यापारी थे तो उन्होंने किस चीज को देखते हुए, डच व्यापारी थे तो उन्होंने किस चीज को देखते हुए मतलब भारत में आगमन किया था, तो भारत में किस चीज को देखते हुए आगमन किया था, देखो सूती वस्त्रों को। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो निर्यात का काम स्टार्ट करा था वो कहां से करा था, देखो सूती वस्त्रों से प्रारंभ करा था। मतलब ये जब भारत में निर्यात करते थे तो सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे और सबसे पहले वस्तु के रूप में मान्यता दी थी इन्होंने सूती वस्त्रों को, ध्यान से याद रखना। एक तीसरा फैक्ट याद रखना, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि डच कंपनी थी तो उसका मुख्यालय कहां पर स्थापित था, तो जगह का नाम याद रखना बाटविया, और बाटविया कहां पे पड़ता है, देखो इंडोनेशिया में। और ये डच कंपनी इसी मुख्यालय से कार्य को संचालित करती थी, ये भी ध्यान से याद रखना। जो डच कंपनी थी वो इंडोनेशिया से देखो अपने कार्य को संचालित करती थी। तो ये 3 फैक्ट हो गए। अब देखो एक और फैक्ट देखो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखो 1759 की बात है, सन 1759 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम याद रखना आप, बेदारा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, देखो बेदारा का युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था, देखो अंग्रेजों के बीच में व डचों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में हुआ था और डचों के बीच में हुआ था। तो बहुत सी बार पूछा जाता है देखो कि डच किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेट याद रखना, बहुत सारे कंपटीशन में इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो आप पहले तो डेट याद रखना 1759। और 1759 में देखो बेदारा का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था, ध्यान से याद रखना, इसमें डच पराजित हो गए थे। तो ध्यान से याद रखना 1759 की बात है और बेदारा का युद्ध हुआ था उस समय। तो उस समय देखो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, उस युद्ध में डचों को पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद फिर देखो जो डच थे वह अपनी कंपनी को, अपनी जो कंपनी थी पूरी उसको अंग्रेजों को बेचकर वापस इंडोनेशिया चले गए थे। तो ये 3 चीजें ध्यान से याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं देखो कि एक तो सरकार का नियंत्रण था इस कंपनी पर, दूसरी बात 17 सदस्य बोर्ड गठित कर रखी थी, उसी के माध्यम से अपना शासन चलाते थे। और इन्होंने निर्यात मतलब भारत में जब आगमन करा था तो किस चीज को निर्यात के रूप में अपनाया था, सूती वस्त्रों को। और सूती वस्त्रों को सबसे पहले जो वस्तु का दर्जा दिया था वो भी देखो किसने दिया था, डच ने दिया था, मतलब डच कंपनी थी उसी ने दिया था। दूसरी बात देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि डच कंपनी का मुख्यालय कहां पर स्थापित था, तो आप एक जगह का नाम याद रखना बाटविया, और बाटविया कहां पे पड़ता है, देखो इंडोनेशिया में। और आगे बात करें अपन तो देखो 1759 में एक युद्ध हुआ था, युद्ध का क्या नाम बताया मैंने, बेदारा का युद्ध। और बेदारा के युद्ध में देखो अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर डच कंपनी अंग्रेजों को, जो भी इनके स्थापित थे, जो भी कंपनियां इन्होंने जहां पर भी मुख्यालय स्थापित कर रखा था, जहां पर भी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी, उन सभी को ये अंग्रेजों को बेचकर चले गए थे। तो बस डच के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही फैक्ट पूछे जाते हैं। अब अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत में देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे ज्यादा समय तक शासन करा था और लास्ट तक भी अपना देश आजाद हुआ था 1947 तक, वहां तक भी ये कंपनी अपने भारत में रही थी। तो देखो सबसे पहले तो आप इसकी स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना देखो बहुत सारी बुक में 1600 लिखा रहता है, बहुत सारी बुक में 1599 लिखा रहता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, 1600 और 1599, तो दोनों ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी, देखो 1600 में हुई थी, ध्यान से याद रखना। उसके बाद में जिस दिन भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनी के रूप में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो ध्यान से याद रखना सर्वप्रथम
कौन आए थे यूरोपीय कंपनी के रूप में? पुर्तगाली। सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भारत में से सबसे अंत में कौन गए थे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वही बात याद रह जाती है सभी स्टूडेंट को कि अपना देश आजाद हुआ था, तो अपना देश आजाद हुआ था, उसी के बाद अंग्रेज गए थे। अंग्रेज नहीं गए थे लास्ट में, सबसे लास्ट में गए थे देखो पुर्तगाली। पुर्तगाली देखो भारत छोड़ के कब गए थे, वो फैक्ट याद रखना आप। देखो 1961 में, ठीक है ना, 1961 की बात है। 1961 में गोवा, एक और जगह का नाम है दमन, दमन व दीव, दोनों साथ में ही। तो गोवा, दमन व दीव, तीनों पर देखो है ना किसका नियंत्रण था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का नियंत्रण था तीनों पर। और यही सबके अंत में भारत को छोड़ के गए थे, अंग्रेज नहीं गए थे। देखो अंग्रेज तो है ना अपना देश कब आजाद हो गया था? 1947 में। तो 1947 के बाद अंग्रेज भारत से चले गए थे, ठीक है। लेकिन गोवा, दमन और दीव पर देखो पुर्तगालियों का नियंत्रण कब खत्म हुआ था? 1961 में। तो एक क्वेश्चन आपके देखो ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनी के रूप में सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली गए थे। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली गए थे, ये बात ध्यान से याद रखना आप। अब अपन देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, तो स्थापना कब हुई? देखो 1600 में, ठीक है। उसके बाद देखो अपन इसकी और बात करें तो सबसे पहले देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो इसमें देखो एक नाम लिख रहा हूं मैं, मतलब कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। तो देखो सर्वप्रथम एक व्यक्ति था, मतलब एक गवर्नर के रूप में बोल सकते हो आप, या फिर कोई ब्रिटिश अधिकारी बोल सकते हो। तो एक कैप्टन हॉकिंस नाम का एक अधिकारी था जो देखो अनुमति लेने के लिए जहांगीर के पास गया था। अनुमति लेने के लिए किसके पास गया था? जहांगीर के पास। अब देखो उस समय तो जहांगीर ने इसको अनुमति नहीं दी थी, ये बात ध्यान से याद रखना। इसका मतलब यहाँ पे अनुमति नहीं मिली थी। बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है देखो दो क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम जहांगीर के पास एक शाही फरमान लेके, शाही फरमान का मतलब होता है एक दस्तावेज लेकर देखो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस गया था। किसके पास गया था? देखो जहांगीर के पास। लेकिन जहांगीर ने उस समय देखो है ना अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन आप एक बात याद रखना, इससे पहले भी एक सम्राट था देखो अंग्रेजों में, मैं बात बताता हूं आपको। उस सम्राट का नाम था जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम ने देखो है ना स्टार्टिंग में है ना मुगल काल में ही है ना पूर्वी तट के लिए 15 वर्षों के लिए, पूर्वी तट पर 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। स्टार्टिंग में जब देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो जेम्स प्रथम नाम का एक सम्राट था अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उसे सबसे पहले देखो केवल ओनली पूर्वी तट पर मान्यता मिली थी व्यापार करने की। ध्यान से याद रखना, पूरे भारत में नहीं मिली थी, ओनली पूर्वी तट पर सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिली थी। अब अंग्रेज चाहते थे कि अपना व्यापार पूरे भारत में फैले, तो उसके लिए देखो अंग्रेजों ने क्या करा, एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन हॉकिंस, और उस समय जो शासक था मुगल काल चल ही रहा था, तो उस समय शासक कौन था? देखो जहांगीर। तो जहांगीर के पास देखो है ना कैप्टन हॉकिंस एक शाही फरमान लेके, मतलब एक दस्तावेज लेके अनुमति लेने के लिए गया था। तो उस टाइम आप ध्यान से याद रखना अनुमति नहीं मिली थी ये। और मैं आपको सन बता दूं, ये बात है देखो 1608 की, मतलब कैप्टन हॉकिंस कब गया था देखो जहांगीर के पास? 1608 में। उसके बाद में फिर देखो आप 1613 ईस्वी की बात है। और 1613 ईस्वी में देखो एक अधिकारी का नाम याद रखना आप, टॉमस रो। एक अधिकारी का नाम याद रखना आप, टॉमस रो। एक टॉमस रो नाम का अधिकारी था 1613 में। तो ये फिर दोबारा देखो जहांगीर के पास अनुमति लेने के लिए गया था। किसके पास अनुमति लेने के लिए गया था? ये दोबारा जहांगीर के पास अनुमति लेने के लिए गया था। तो जहांगीर ने देखो इसको अनुमति दे दी थी। जहांगीर ने क्या कर दी थी? इसको अनुमति दे दी थी। अनुमति देने का कारण भी याद रखना, देखो जहांगीर था
तो जहांगीर क्या था, उस समय बीमार पड़ा हुआ था, और ये पेशे से जो थॉमस रो था, तो ये पेशे से क्या था, एक डॉक्टर था। तो इसने जहांगीर का क्या करा था, देखो फ्री में निःशुल्क इलाज करा था। तो उस इलाज से खुश होकर जहांगीर ने क्या कर दी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे दी। ठीक है, पर ये अनुमति देखो, ये भी बात ध्यान से याद रखना, ये अनुमति लाइफ टाइम नहीं थी, मतलब अनियमित काल के नहीं थी, ये केवल 10 या 15 वर्षों के लिए थी। क्योंकि देखो एक बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल शासक के समय में मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लाइफ टाइम मतलब अनुमति प्राप्त हो गई थी। तो लाइफ टाइम अनुमति किसके समय में प्राप्त होती है वो देखो आप। तो एक शासक का नाम बताता हूं मैं, देखो फर्रुखसियार, शासक का नाम याद रखना आप, फर्रुखसियार। और ये कौन से सन की बात है, देखो 1717 की, 1717 की बात है। और उस समय देखो शासक कौन था, फर्रुखसियार था। तो फर्रुखसियार के समय अंग्रेजों को लाइफ टाइम अनुमति मिल गई थी, मतलब अनियमित काल के लिए। इसका मतलब वो जहां तक चाहे वहां तक शासन कर सकते हैं, मतलब पूरे भारत में। और ये भी बात याद रखना, पूरे भारत में वो लाइफ टाइम शासन कर सकते हैं। तो देखो आप ध्यान से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा आपको। देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, ध्यान से याद रखना। उसके बाद में अगर मान लो अपन बात करें तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जेम्स प्रथम था, तो उसने पूर्वी तट पर 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति ले ली थी मुगल काल में, मुगल शासक से। ठीक है, उसके बाद फिर देखो 1608 में एक शासक का नाम याद रखना आप, देखो एक अधिकारी का नाम याद रखना, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस देखो है ना, एक दस्तावेज लेकर जहांगीर के दरबार में गया था, और जहांगीर ने उस समय देखो ध्यान से याद रखना अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन फिर देखो 1717 की बात है, 1717 में शासक कौन था, ये वही उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य आ जाएगा 1717 में, फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार के समय देखो अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। इसका मतलब पहले तो देखो व्यापार करने की अनुमति केवल कहां पे थी, मतलब पूर्वी तट पर थी। फिर धीरे धीरे 1717 के आसपास जब फर्रुखसियार शासक था तो व्यापार करने की अनुमति पूरे भारत में मिल गई थी। और एक चीज और याद रखना, सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी जो फैक्ट्री थी वो कहां पर स्थापित की थी, देखो सूरत में। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी वो कहां पर स्थापित करी थी, तो सूरत में स्थापित करी थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। और आगे बात करें अपन, देखो तो देखो मुगल काल की बात है। मुगल काल में देखो बंगाल एक स्वायत्त राज्य था, बंगाल स्वतंत्र हो चुका था मुगल काल में। देखो अब जब बंगाल स्वतंत्र होता है तो बंगाल का एक सूबेदार था, बंगाल स्वतंत्र हो जाता है उस समय, और बंगाल का एक सूबेदार था। सूबेदार का क्या नाम था, देखो अजीम उसान। सूबेदार का क्या नाम था, देखो अजीम उसान। तो ध्यान से याद रखना, मुगल काल की बात है, और मुगल काल में देखो बंगाल क्या हो गया था, एक स्वतंत्र राज्य था, मतलब वो स्वतंत्र हो चुका था, और वहां का सूबेदार था देखो अजीम उसान। तो अजीम उसान ने देखो अंग्रेजों को, अजीम उसान था, और अजीम उसान ने देखो अंग्रेजों को कहां कहां की जागीर दी थी। एक तो देखो गोविंदपुर की जागीर प्रदान करी थी, और एक और जगह का नाम याद रखना आप, देखो गोविंदपुर के बाद में होगा एक सुतानती, ध्यान से नाम याद रखना सुतानती। और एक और जगह का नाम याद रखना आप, देखो कोलिकाता। तो देखो एक बार फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। देखो मुगल काल की बात है, और मुगल काल में देखो है ना उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य था। तो मोहम्मद शाह के शासन काल में देखो बंगाल स्वतंत्र हो ही गया था,
और बंगाल का एक सूबेदार था देखो अजीम उसान। तो अजीम उसान ने देखो अंग्रेजों के शासन काल में, ठीक है ना, अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों को क्या करा था देखो, कहाँ की जागीर प्रदान करी थी, गोविंदपुर की, सुल्तानती की और कोलकाता की जागीर प्रदान करी थी। और इन तीनों जगहों को मिलाकर एक अधिकारी का नाम बताता हूं मैं आपको, जोब चारनॉक। तो इन तीनों जगहों को मिलाकर जोब चारनॉक नाम का वैज्ञानिक था। उसने देखो फोर्ट विलियम, अपन में ऊपर लिख देता हूं, तीनों जगहों को मिलाकर फोर्ट विलियम, तीनों जगहों को मिलाकर फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम को अपन आज क्या बोलते हैं देखो, कलकत्ता। तो तीनों जगहों का नाम याद रखना आप। मतलब मुगल काल की बात है, मुगल काल में बंगाल स्वतंत्र हो ही गया था और बंगाल में देखो एक सूबेदार था अजीम उसान। तो अजीम उसान ने देखो अंग्रेजों को गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता की जागीर प्रदान करी थी। और इन्हीं तीनों जगहों को मिलाकर जोब चारनॉक का एक वैज्ञानिक था, मतलब वैज्ञानिक या अधिकारी बोल सकते हैं अपन। तो इसने फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता का निर्माण किया था। और इसका फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट था सबसे पहले चार्ल्स आयर। इसका प्रेसिडेंट कौन था देखो, सबसे पहले चार्ल्स आयर, ध्यान से याद रखना। तो देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आते, ये बात ध्यान से याद रखना आप। पहले तो आप कब स्थापना हुई वो चीज़ याद रखना, फिर ये कैप्टन हॉकिंस वाला फैक्ट याद रखना, फिर ये जेम्स प्रथम वाला, फिर ये टॉमस रो वाला, फर्कुसियार वाला, और अपनी फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में स्थापित करी थी, ठीक है। उसके बाद मुगल काल में ये वाला फैक्ट याद रखना। तो ये हुई देखो अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। देखो अपन ने अभी तक देखो पुर्तगाली पढ़ लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ ली, डच के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन देखो फ्रांसीसी कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं देखो अपन फ्रांसीसी कंपनी। किसके बारे में बात करेंगे अपन देखो, नेक्स्ट फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रांसीसी कंपनी की सबसे पहले याद रखना आप, इसकी स्थापना लास्ट राष्ट्र में हुई थी। तो सबसे पहले याद रखना लुई 14वें के समय, लुई 14वें के समय 1664 की बात है। लुई 14वें के समय 1664 में एक वित्त मंत्री था। लुई 14वें के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का नाम याद रखना देखो, कोलबर्ट। वित्त मंत्री का नाम क्या था, कोलबर्ट। तो इनके प्रयासों से किसकी स्थापना हुई थी देखो, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखना देखो, फ्रांसीसी कंपनी थी। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी देखो, 1664 में। लुई 14वें वहां का शासक था। तो लुई 14वें के समय एक वित्त मंत्री था देखो, वित्त मंत्री था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के प्रयासों से सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान से याद रखना। उसके बाद अपन और बात करें कि इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं फ्रांसीसी कंपनी में से। तो फ्रांसीसी कंपनी में देखो एक गवर्नर था, मतलब गवर्नर बोल सकते हो अधिकारी, एक गवर्नर था, उसका नाम था देखो फ्रांसिस केरो। फ्रांसिस केरो, फ्रांसीसी केरो देखो भारत में आया था। उसके बाद वैसे अपन बोले तो फ्रांसीसी केरो था, उसके जस्ट बाद डुप्ले आया था। तो डुप्ले को ही देखो फ्रांसिस प्रथम गवर्नर माना जाता है। डुप्ले को ही फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम गवर्नर माना जाता है। और डुप्ले से रिलेटेड है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन आता है देखो डुप्ले से रिलेटेड, आप ध्यान से देखो। डुप्ले से रिलेटेड सब बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, उसको अपन देखो क्या बोलते हैं कि मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप करके, राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ
राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ प्राप्त करना, राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ प्राप्त करना। और इस नीति को बोलते अपन, देखो राजनीतिक हस्तक्षेप करके और आर्थिक लाभ प्राप्त करने की जो नीति है ना, उसको बोलते हैं देखो सहायक संधि। क्या बोलते हैं अपन, देखो उसको सहायक संधि। ध्यान से याद रखना, राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की जो नीति होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, सहायक संधि। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि मतलब है ना, जैसे छोटे छोटे राज्य बंगाल वगैरह, बिहार वगैरह, उड़ीसा वगैरह, तो उनमें जो वहाँ का शासक होता था तो शासक के बीच में इंटरफेयर करके और जो पैसे कमाने की नीति थी उसको क्या बोलते हैं अपन, देखो सहायक संधि बोलते हैं। और सबसे पहले ये जो सहायक संधि थी ये देखो डुप्ले ने स्टार्ट करी थी। किसने स्टार्ट करी थी, डुप्ले ने। तो याद रखना आप, राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की जो टेक्निक थी उसको अपन क्या बोलते हैं, सहायक संधि बोलते हैं। और सहायक संधि सबसे पहले देखो किसने स्टार्ट करी थी, डुप्ले ने। और इसी चीज को देखो बाद में किसने अपनाया था, वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। किसने अपनाया था इसी चीज को, देखो लॉर्ड वेलेजली ने। ध्यान से याद रखना, सबसे ज्यादा किताबों में अगर मान लो आप देखोगे तो सहायक संधि किसने स्टार्ट करी थी, लॉर्ड वेलेजली ने, अंग्रेजों के समय काल में। लेकिन सबसे पहले लागू किसने करी थी, अगर मान लो आपसे यूं पूछा जाए कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने मतलब सहायक संधि मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की जो नीति थी वो सर्वप्रथम डुप्ले ने प्रारंभ करी थी। लेकिन अंग्रेजों में कोई गवर्नर पूछा जाए आपसे तो वो क्या होगा, लॉर्ड वेलेजली। ध्यान से याद रखना। उसके बाद और क्या फैक्ट होगा देखो इसमें, और फैक्ट ये होगा इसमें कि मतलब देखो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। ध्यान से याद रखना, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य देखो कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। और तीनों युद्धों को किसके नाम से जानते हैं अपन, देखो कर्नाटक के युद्ध। तीनों युद्धों को अपन किसके नाम से जानते हैं, देखो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पहली बात याद रखना आप, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। और तीनों युद्धों को किसके नाम से जानते हैं अपन, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब कर्नाटक के युद्ध के समय ही देखो एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बोलते हैं अपन वांडीवास का युद्ध। कर्नाटक का जब युद्ध हुआ था उसी समय देखो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बोलते हैं अपन वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। तो ध्यान से याद रखना, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। तो देखो यहां से इससे ज्यादा फैक्ट नहीं आते, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने करी थी, लुई 14वें के समय 1664 की बात है। और 1664 में देखो वित्त मंत्री था वहां का वित्त मंत्री कोलबर्ट। तो लुई 14वें और कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले एक गवर्नर आया था फ्रांसिस केरो, लेकिन डुप्ले को प्रथम गवर्नर माना जाता है क्योंकि इसने ज्यादा काम नहीं करे थे। देखो फ्रांसीसी केरो ने, डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी को मतलब विस्तार दिया था, इसलिए प्रथम गवर्नर या फिर अपन संस्थापक बोल सकते हैं इसको। तो डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम गवर्नर था और संस्थापक था। और आगे बात करें अपन, देखो एक लाइन को ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहां से, राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ प्राप्त करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा थे तो राजा की जो राजनीतिक होती थी उसमें ये फ्रांसीसी क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे और हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ कमाते थे, मतलब पैसे कमाते थे। तो उस प्रथा को बोलते हैं देखो सहायक संधि। राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ कमाने की जो प्रथा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सहायक संधि। तो पहले आप याद रखना
सहायक संधि का प्रचलन सबसे पहले किसने करा था? डुप्ले ने। उसके बाद डुप्ले की अवधारणा को अंग्रेजों में किसने अपनाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। तो आप कंफ्यूजन मत होना, पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? डुप्ले, जिसने सहायक संधि की प्रथा लागू की थी। फिर उसी बात को आगे जाके अंग्रेजों में लॉर्ड वेलेजली ने अपनाया था, ये बात ध्यान से याद रखना। फिर आगे बात करते हैं अपन, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। और तीनों युद्धों को अपन किसके नाम से जानते हैं? देखो, कर्नाटक के युद्ध के नाम से। अब कर्नाटक के युद्ध में देखो आप, एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है देखो वांडीवास का युद्ध। कर्नाटक के युद्ध के समय में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है? वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में देखो फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। इसका मतलब जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की। और फिर ये फ्रांसीसी अपनी कंपनियों को बेचकर और चले गए थे, तो लास्ट में अंग्रेजी बचे थे। लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं, एक बात ध्यान से याद रखना, सबसे अंत में पुर्तगाली गए थे। ठीक है। अब एक कंपनी है, तो उसका देखो किताबों में कहीं जिक्र नहीं मिलता, फिर भी मैं आपको बता दूं कौन सी कंपनी है। देखो, डेन। तो ये डेन कंपनी थी। तो डेन कंपनी ज्यादा प्रचलन में नहीं थी, केवल इसने एक जगह पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, उसका नाम याद रखना आप, ट्रंकोबार। ट्रंकोबार एक जगह का नाम है। और ट्रंकोबार कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। ट्रंकोबार कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। तो बस एक फैक्ट्री स्थापित करी थी, 1-2 वर्ष के लिए फैक्ट्री स्थापित। ये देखो लास्ट में डेन है ना, ट्रंकोबार में इनकी तमिलनाडु में एक फैक्ट्री थी, और लास्ट में ये भी अंग्रेजों को बेचकर चले गए थे। तो देखो अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अपन ने देखो पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया, डच के बारे में पढ़ लिया, अंग्रेजों के बारे में अपन ने बात करी ली, उसके बाद फ्रांसीसी के बारे में बात कर ली अपन ने, और डेन के बारे में बात कर ली। तो धन्यवाद। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।